चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों को श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए मैं भीम पुत्र विजय कुमार आजाद अपनी वाणी को आरंभ करता हूँ। साथियों, आज 23 अप्रैल 2023 है। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। जैसे कि हमारे भाई ने अभी बताया, मैं बताना चाहूँगा कि क्यों ऐतिहासिक है। 23 अप्रैल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में आज के दिन बड़े ही उत्साह के साथ लोग पुस्तकों को पढ़ते हैं और एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम इतना ज्ञान अर्जित करेंगे ताकि ज्ञान को अर्जित करके अपने अंदर अज्ञान रूपी जो अंधकार है उस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे साथियों। और बात बात में वो सभी लोग एक ही उजाला देते हैं, एक ही उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने बहुजनों के अंदर, मूल निवासियों के अंदर जो शिक्षा के प्रति अंधकार था उस अंधकार को मिटा दिया ज्ञान की ताकत से, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए और इस पुस्तक दिवस के दिन एक संकल्प लेना चाहिए कि हम भी ज्ञान को अर्जित करेंगे और बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। साथियों, दूसरा ऐतिहासिक पल मैं आपको बताऊंगा कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन का 8वां स्थापना दिवस है। साथियों, वैसे तो बहुत सारे जनाधार के साथ, बहुत सारे जन सैलाब के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ ये प्रोग्राम रखा जाने वाला था, लेकिन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राकेश कुमार दिवाकर जी ने कहा कि शासन की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान के अंतर्गत आप लोग कार्य करें और जगह जगह नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से बहुजन समाज को संगठन की नीतियों और कार्यशैली के बारे में जागरूक करने का काम करें। तो साथियों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले तो भीम आर्मी के बारे में जान लीजिए। बहुत सारे लोग रूमर्स और अफवाह फैलाते हैं। आखिर ये अफवाह क्या है, आखिर भीम आर्मी क्या है, क्या सही है, ये आप जानें। भीम आर्मी एक गैर राजनीतिक संगठन है, मतलब जिसका राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। यह संगठन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार काम करता है, जिसमें कहा है कि संघ का नाम और कार्यक्षेत्र चुनने का अधिकार हमें है। तो उसी प्रकार से संघ का नाम चुना भीम आर्मी भारत एकता मिशन और कार्यक्षेत्र चुना है संपूर्ण भारत, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। साथियों, हर समय एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है और स्थिति के आधार पर जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बेटा तो मैं यहाँ पर आपको बताने का काम करूंगा कि आज की जरूरत क्या है। आज की जरूरत है बेटर एजुकेशन। आज की जो मूलभूत जरूरत है वो है बेटर एजुकेशन, और बेटर एजुकेशन नहीं है। आप देख लीजिए, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं इस देश में, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं इस देश में, बहुत सारे सरकारी टीचर हैं। उन सरकारी टीचरों को अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं है। जो सरकारी टीचर जिसे सरकार अच्छी तनख्वाह देकर के पढ़ाने के लिए चुनती है, उस टीचर को अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। यानी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से धूमिल हो चुकी है। यानी बेटर एजुकेशन के क्षेत्र में हमें वर्क करने की जरूरत है और इस पर हम लोगों को एक्शन लेना होगा। साथियों, आज हमारे लोग थोड़ी सी खिचड़ी और दरिया में बिलम जाते हैं, 5 किलो राशन में बिलम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनको नहीं मालूम। साथियों, जानिए कि पहले जब गर्मी पड़ती थी तो लोग
हैंड फैन का यूज करते थे, और जब आज गर्मी पड़ती है तो लोग कूलर और एसी का प्रयोग करते हैं। जमाना बदल गया है। बदलते हुए समय के आधार पर हमें सोचना होगा कि डेवलपमेंट इज मस्ट। जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य। आज स्वास्थ्य कितना खराब है। लोग छोटी छोटी बातों पर जहर खा लेते हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर भाग जाते हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़े कर देते हैं। वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ है, और आर्थिक रूप से भी अस्वस्थ है। तो हमें समाज को समझाना होगा कि उनकी जरूरत है स्वास्थ्य, और ये स्वास्थ्य है क्या, ये कैसे मजबूत है, तो इसके बारे में हमें इनको बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा इन्हें जानकारी देनी होगी। साथियों, आज जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को अपनी चिकित्सा पर विश्वास नहीं है। वो अपना ट्रीटमेंट या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि प्राइवेट में कराते हैं, क्योंकि उन्हें उस व्यवस्था के बारे में मालूम है। तो साथियों, आप लोग जान लीजिए, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। फिर बात आती है रोजगार। 3 मुद्दों पर मैं काम कर रहा हूँ: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आज देख लीजिए, हमारे लोग बेरोजगार हैं। अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए वो अपने घर, अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बेरोजगार। और इस बात को कोई नहीं लिखता सोशल मीडिया पर। एक मुहिम चली थी, मैं चौकीदार, तो उसमें पढ़े लिखे लोग, टॉप क्लास के इंजीनियर, डॉक्टर्स, IAS, PCS, कलेक्टर, सब ने लिख दिया कि मैं भी चौकीदार। तब मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जितनी भी नॉलेज लें, उसका सही प्रयोग करें। बाबा साहब उस समय अकेले थे, और आज बाबा साहब के नाम पर करोड़ों लोग तैयार हैं, लेकिन तब भी करोड़ों लोग मिलकर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और हर बार 14 अप्रैल को कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो आज दिन तक बाबा साहब के 3 मूल सूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं, उनको नहीं समझ पाए। आखिर 3 का ही अंक मैं क्यों ले रहा हूं, ये समझिए। तथागत बुद्ध ने 3 शरण दिए: बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध की ओर चलो। आज लोग मूर्ति की ओर चल रहे हैं, जबकि तथागत बुद्ध ने ज्ञान की ओर चलने के लिए प्रेरित किया था, विवेक की ओर चलने के लिए प्रेरित किया था। दूसरा था धम्मं शरणं गच्छामि। आज लोग धर्म की ओर भाग रहे हैं, जबकि तथागत बुद्ध ने चेतना के लिए बताया था कि लोग अपने अंदर चेतना जागृत करो, तर्क की शक्ति जागृत करो, ताकि आपके अंदर जो त्रुटियां हैं, जो पाखंडवाद है, वो खत्म हो जाए। और तीसरा था संघं शरणं गच्छामि, अर्थात जब आप संघ को चुनोगे, अर्थात विचारों के आधार पर एकजुट होगे, तो आप सामूहिक होगे, आपके अंदर एकता होगी। और जब अनेकता में एकता होगी, तो आपका कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। बाबा साहब ने अपने समय के आधार पर इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में कहा। बहुत सारे लोग बाबा साहब के शब्दों को बोलते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब के शब्दों का अर्थ नहीं समझते। बाबा साहब ने 21 जुलाई सन 1942 को कहा था: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इन 3 शब्दों का अर्थ जो व्यक्ति समझ लेगा, उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दे दिया। बाबा साहब जानते थे कमजोर, लाचार, असहाय और अज्ञान लोगों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उस मेढक की तरह उछलते हैं जिनको इकट्ठा तराजू में नहीं तोला जा सकता। साथियों, आज हम लोग इसलिए संगठित नहीं हो पा रहे हैं कि आज हमारा समाज ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। साथियों, वो अपने अंदर से अहम को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग समस्या के जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। आज लोग व्यक्ति विशेष से जुड़ रहे हैं। इसके लिए जब कोई व्यक्ति विशेष से जुड़ता है, तो उसके मन में द्वेष भावनाएं, नफरत, ये सब पैदा हो जाती हैं। लेकिन
जब हम बाबा साहब को पढ़ेंगे, जब हम तथागत बुद्ध को पढ़ेंगे, इन दोनों महापुरुषों को जब हम पढ़ेंगे तो इन्होंने जरा भी किसी भी एक भी शब्द में द्वेष भावना नहीं दर्शाई। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब चाहते तो पूरा संविधान महार समाज के लोगों के लिए लिख जाते, लेकिन उन्होंने एक बार भी महार शब्द का यूज नहीं किया, क्योंकि वो जाति विशेष, धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। बाबा साहब इस देश के हर एक मूल निवासी को समानता के आधार पर लाने के लिए, उनमें आपस में एकता लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साथियों, बाबा साहब ने ये जो लड़ाई लड़ी है वो अनेकता में एकता लाने के लिए लड़ी है। तो आज हमें सबसे पहले पुराने इतिहास में समझना होगा कि क्या क्या दर्शाया गया है। हमें दूसरों में कमियां निकालने का बहुत शौक होता है, लेकिन ऐसा ना करें। माना कि कोई व्यक्ति गलत है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो अच्छा ही होगी। बाबा साहब की एक उंगली का मतलब राजनेता निकाल देते हैं कि संसद की ओर चलो, और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने एक उंगली उठाकर कहा कि हम इस देश में एकजुट हो जाएं, और कुछ लोग तो अलग अलग तर्क निकाल देते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले कहूँगा कि बाबा साहब ने यदि एक उंगली आगे बढ़ाई है तो 3 उंगली पीछे भी की है, उसको भी देखिए। समझना होगा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आज लोग सबसे ज्यादा दूसरे में कमी खोज रहे हैं। यदि महान बनना है तो अपने अंदर की कमियों को चुन चुन के खत्म कर दो, तुम स्वतः महान बन जाओगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कमरे को साफ करना है तो उसकी गंदगी साफ कर दो, कमरा स्वतः साफ हो जाएगा। होता कि नहीं? लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते। उस कमरे की सफाई करने की बजाय दूसरों को उपदेश देने का काम करते हैं। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आज हमारे बीच में ये फूट इसलिए पड़ी है कि हमारे लोग निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा कि नफरत और द्वेष व्यक्ति को अंधा और खोखला कर देती है, और जब व्यक्ति द्वेष की भावना में जकड़ जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, फिर उसे 2 ही चीजें दिखाई देती हैं। पहला तो पैसा और दूसरा कुर्सी। लोग पैसा पाने के लिए किसी को भी अपना हुक्मरान, अपना आका समझने में पीछे परहेज नहीं करते। लोग कुर्सी पाने के लिए अपनी विचारधारा को ही बेच देते हैं, और फिर कहते हैं कि हम वहां भी चले गए तब भी कोई बात नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहूँगा, किसी को कड़वा लगे तो लग जाए। जो समय समय पर अपनी विचारधारा बदल सकता है, जो चंद कुर्सी के लालच के लिए अपने घर को छोड़ सकता है, उस व्यक्ति का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। मैंने आते ही सबसे पहले कहा था कि मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता, और ना ही मैं अपने महापुरुषों के द्वारा चलाए गए मिशन मूवमेंट को छोड़ सकता हूं, क्योंकि आज जो अधिकार मुझे मिला है वो मेरे महापुरुषों की वजह से मिला। तो साथियों, उनके त्याग, संघर्ष और बलिदान को ऐसे ही नहीं भुलाया जाएगा। तो आप जान लीजिए भीम आर्मी क्यों बना और ये क्यों बनाया गया। भीम आर्मी इसलिए बनाया गया कि देश में 4 लाख संगठन थे, लेकिन आजादी के बाद से किसी ने भी घटना स्थल पर जाकर के पीड़ित परिवार की मदद करने का काम नहीं किया। और राजनीतिक समय पर कभी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता, कभी मंडल स्तर का नेता, कभी प्रदेश स्तर का नेता बता करके लोगों को बेवकूफ बनाते हुए देखा होगा आपने। धरातल पर काम करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा होगा। इसलिए भीम आर्मी को बनाया गया ताकि जनता की आवाज को सुना जा सके, क्योंकि मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था, जिस दिन धरातल पर काम करने वाला व्यक्ति, जिस दिन धरातल पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपने नेतृत्वकर्ता को पहचान सकता है, और नेतृत्वकर्ता जिस दिन धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता को सीधे मिल सकता है, उस दिन ये बुराइयां और कुर्सियां खत्म हो जाएंगी। साथियों, आज का ये दौर देख लीजिए कि राष्ट्र स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पास इतना समय नहीं कि वो अपने कार्यकर्ता से बात कर सके। प्रदेश स्तर पर कार्य करने वाले नेता के पास इतना समय नहीं कि वो अपने किसी भी
ग्राम के ग्राम अध्यक्ष से बात कर सके। तो आप ही मुझे बताइए कि किसके साथ जुड़ा जाए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, जो लोग व्यक्ति विशेष से जुड़ते हैं वो गुलाम होते हैं, उनका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। साथियों, आपके इस भाई ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही आपका ये भाई कभी चुनाव लड़ेगा। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए। झंडा भी नीला है, बहुत मजबूत है, और संविधान भी हमारा बहुत मजबूत है। ना तो झंडे को झुकने दूंगा, ना संविधान के साथ छेड़छाड़ होने दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार के कदम क्यों ना उठाना पड़े, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ पर बस इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग विचारधारा से जुड़िए। अब विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी को कहते हैं विचारधारा। और ये कैसे बनती है? विचारधारा में कभी भी कोई द्वेष भावना नहीं होती है, जान लीजिए। विचारधारा में कभी कोई द्वेष भावना नहीं होती, नफरत की भावना नहीं होती है। और विचारधारा में कभी कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता। और जो व्यक्ति अपने अंदर से ऊंच नीच भेदभाव को रखता है, जो व्यक्ति अपने अंदर छोटे और बड़े की भावना रखता है, वहां पर कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो मैं साथियों कहूंगा, आप लोग इसी प्रकार से काम करते रहें, भीम आर्मी को समझें और जुड़ें। और भीम आर्मी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। भीम आर्मी बहुजन समाज के द्वारा तैयार की हुई एक सेना है, एक संगठन है जो किसी के अधीन काम नहीं करता। जिन लोगों को भीम आर्मी से निकाल दिया गया, उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बना लिया। और जब उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को बना लिया, तो आज वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चमकाने के लिए इस भीम आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। साथियों, भीम आर्मी कभी चुनाव न लड़ी और न कभी लड़ेगी। इसका तो केवल एक ही उद्देश्य है कि जहां भी बहुजन समाज के हक और अधिकारों के साथ हनन होगा, वहां पर ये सरकार के खिलाफ और मनवादियों के खिलाफ लड़ने का काम करती आई है और यही काम आगे करती रहेगी। तो साथियों, आप सभी लोगों को भीम पुत्र विजय कुमार आजाद की ओर से भीम आर्मी के 8वें स्थापना दिवस और आज पुस्तक दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग आगे बढ़ें इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय संविधान।